गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों शुरू करते हैं आज की बात एक पंक्ति के साथ। पंक्ति क्या है आप आसानी से रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ से कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ही लेकिन रोज़ मेहनत ज़रूर करते रहना है। मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि एक दिन जम कर 10 घंटा मेहनत कर लिया और बाकी 2 दिन का वो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। मेहनत भी चाहिए प्लस कंसिस्टेंसी, दोनों यदि आप लोग करते रहते हैं तो कामयाबी जो है ना वो आपकी मुकद्दर बन जाती है। मतलब कि आपके हाथ की रेखाओं में कामयाबी आ जाती है। ठीक है, कहता है ना कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो जी हाँ, बस मेहनत और कंसिस्टेंसी के बदौलत। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गई आज की मोटिवेशनल क्वेट्स। अब आइए चलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों आज है 31 मई 2021 और आगे आने वाले कुछ समय में हम आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको उसके साथ मिलेंगे एक्स्ट्रा मसाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज का एजेंडा है इंटरनेशनल न्यूज़, इम्पोर्टेंट डेज। ओके, नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, ये सारी बातें रहेंगे और अंदर बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, जैसे नाटो के बारे में जानेंगे। ओके, और क्या जानेंगे हम लोग, नागरिकता के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में कुछ बातें दी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि शुरू करने से पहले हम लोग सुर्खियों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ की सुर्खियाँ क्या है। तो आज प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, नो टोबैको डे। ओके, चलिए अगला न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानते हैं कि ये क्या है। अगला है कि नाटो संगठन ने यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्याभ्यास आयोजित कर रहा है। ओके, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। अब नेशनल न्यूज़ की तरफ चलिए। गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। गोवा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। गोवा, आगे इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। फिर आईपीएल आपका कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि होंगे, ये भले देश शिफ्ट हो गए लेकिन आईपीएल के आपके जितने भी मैच शेष थे उतने मैच ज़रूर होंगे। ओके, कब, सितंबर में, और कहाँ, यूएई में, जहाँ पिछले साल हुआ था। ओके, चलिए अगला है कि केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सीएए जो था वो इम्प्लीमेंट होने का काम शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। रिजर्व बैंक की आप लोग गाइडलाइंस नहीं मानिएगा, चाहे आप कोई भी स्तर के बैंक हो, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो फिर से एचडीएफसी पर जुर्माना लगाया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जानते हैं क्या कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में 7 पंचायत स्थानों पर कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई बड़ा ओकेजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोरोना के कारण। ठीक है, तो ये थी हमारी सुर्खियाँ। अब आइए एक एक करके हम सारी न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। तो यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। ओके, अपने यार दोस्तों में भी फॉरवर्ड मार दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है, जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ही काफ़ी शानदार है। देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। एक सैन्य अभ्यास है, चूँकि ये नाटो आयोजन इसका कर रहा है। नाटो के बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे। पहले ये सैन्य अभ्यास के बारे में जान लीजिए। चूँकि ये सैन्य अभ्यास नाटो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे देश मिले हुए हैं, इसलिए सैन्य अभ्यास का नाम आप लोग बस ध्यान रखिएगा, हल्का सा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। ओके, 21 मतलब 2021 में हो रहा है वो 21। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? नाटो। अब नाटो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तब जानिए नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय सोवियत संघ जो था ना, उसका मुकाबला करने के लिए इसका गठन हुआ था। तब आपके दिमाग में थोड़ी सी बात चलेगी कि भाई इसका गठन कब हुआ। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन बस एक बार ध्यान रखिएगा। ईस्वी 1949 ईस्वी में, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
यदि हेडक्वार्टर की बात कर ले, एक्स्ट्रा मसाला में 2-3 प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। हेडक्वार्टर की बात कर लिया जाए इसका, तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओके, बुखारेस्ट 9 एक प्रश्न और एक्स्ट्रा मसाला के, उसके तरफ मैं बाद में जाऊंगा। पहले नाटो के बारे में कुछ और जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए नाटो में अभी फ़िलहाल 30 सदस्य देश हैं। ओके, लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। तो नाटो का लेटेस्ट मेंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्थ मैसिडोनिया है। कौन? नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो का लेटेस्ट मेंबर है। ओके, इतनी सारी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नाटो का फुल फॉर्म आप लोगों को यदि याद ना हो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। और एक बात और लास्ट बात नाटो के बारे में, कि इस वर्ष जो इसका सम्मेलन होगा, हर एक वर्ष जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग एक जगह मिलते रहते हैं, जिसे आप लोग समिट बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं। तो नाटो का इस वर्ष का जो सम्मेलन होगा वो ब्रुसेल्स में ही होगा, ठीक है, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब आइए 1-2 प्रश्न नाटो के बारे में दिया हुआ एक्स्ट्रा मसाला के देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है आपसे। तो प्रश्न है कि बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है। तो बुखारेस्ट 9 जो है नाटो का समूह है। ओके, चलिए एक और प्रश्न है कि नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आपसे निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन, रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स तो यहाँ लिखे हुए रहते हैं, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उसके उत्तर भी लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसके उत्तर प्लीज़ आप लोग एक नोट्स बना लिया कीजिए। ओके, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ नहीं लिखी होती है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नाटो के बारे में ढेर सारी बातें हो गई। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उसके पहले एक बार फिर से रिवीजन मार लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सन अभ्यास यूरोप में कौन करवा रहा है? नाटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 7 पंचायत स्थानों पर कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? मोदी सरकार के 7 साल हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है मोदी सरकार 2014 में आई थी। यदि पहले कार्यकाल की बात कर ले तो 26 मई को इनका शपथ हुआ था, और दूसरे कार्यकाल की बात कर ले तो 30 मई को इनका शपथ ग्रहण हुआ था। ओके, पहला कार्यकाल आपको पता है 14 से 19 और दूसरा 19 से कंटिन्यू है, 2024 तक रहेगा यदि कोई बाधा नहीं आई तो। ओके, तो इसी 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, वैसे तो यदि नॉर्मल डेज रहता तो ये लोग मतलब पार्टी होता, जलसा होता, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण ये सारी बातें नहीं हुई। बस एक सिंपल सा काम क्या हुआ कि कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ओके, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा था एक सिंपल से वे में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। ओके, अब आइए कोरोना के चलते कुछ सभी जगह पर कुछ ना कुछ काम शुरू हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। तो एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में भी जानिए। किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो आपको तो याद हो चुका होगा इस प्रश्न का उत्तर, मध्य प्रदेश सरकार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। इसी तरह से असम सरकार ने भी ऐसी कुछ व्यवस्था की है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज आया था, यदि आप लोग जानते होंगे तो असम सरकार ने भी अनाथ बच्चों के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है। ओके, अगला है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो उत्तराखंड। आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड वात्सल्य योजना शुरू किया है। कल भी करंट अफेयर्स वीकली जो आया था उसमें बताया गया था आपको, यदि फॉलो नहीं करते तो फॉलो किया कीजिए, काफ़ी यूजफुल है। ओके, तो उत्तराखंड सरकार मिशन हौसला या वात्सल्य योजना। आगे है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। चूँकि अब सेकेंड वेव जो कोरोना का है स्पाइक उसका कम गया है, ठीक है, अब तैयारी चल रही है कि थर्ड वेव आएगा। देखिए थर्ड वेव में अब क्या होता है। अगला कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये भी दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। देखिए मिला जुला कर बात ये है कि सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अपने स्तर पर बहुत सारी कार्य कर रही है
ताकि अधिक से अधिक जनता को लाभ मिल सके, कोई भी ऐसे ही ना मरे। ओके, अपनी भर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की फालतू में जान ना जाए। ओके दोस्तों, आपको अभी याद होगा कि जो मोदी जी द्वारा बताया गया है कि पीएम केयर्स से मतलब इन लोगों को, जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा औरतें हैं, ये सारे को पीएम केयर्स से मदद दिया जाएगा। तो जितने भी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं, सभी अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगी हुई है। ये सब बातें तो आपको पता ही होगी। खैर छोड़िए, आप लोग को जो जो न्यूज आएगा आपको पता चलता ही जाएगा। फिलहाल इस पर फोकस कीजिए कि कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया? तो गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मई को मनाया जाता है। क्यों? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय हम लोग गोवा को तो पुर्तगालियों से ले लिए थे, लेकिन फिलहाल गोवा राज्य नहीं बना था। गोवा दमन दीव के साथ मिलकर एक केंद्र शासित क्षेत्र ही था। ठीक है, तो 30 मई 1987 को, कब? 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर, दमन दीव से अलग करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए 30 मई को हर एक वर्ष गोवा का क्या स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ध्यान रखना होगा ये सारी बातें, और आपको ये सारी बातें समझ भी आई होगी। ओके, और गोवा के बारे में तो आपको पता ही है कि गोवा पर ज़्यादातर पुर्तगालियों का ही शासन चला था। ठीक है, इसलिए अभी भी आप लोग जाइएगा तो लगेगा कि ये लोग पुर्तगालियों से ज़्यादा इंस्पायर हैं। ओके, वहाँ चर्च एक दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्च है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके उसका जवाब दे दीजिएगा कि कौन सा चर्च है जो काफ़ी फेमस है गोवा का। ओके, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या है एक्स्ट्रा मसाला में। कि गोवा कैपिटल पणजी, गवर्नर अभी कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। ओके, गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वास्को डी गामा। मैं बोला था पुर्तगाली से ये ज़्यादा फेमस है। गोवा की राजभाषा कोंकणी। पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा से अपना प्रशासन भारत को सौंपा? तो 1961 में। ओके, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप लोगों का एक ना एक ख्वाहिश ज़रूर हुआ कि भाई कभी ना कभी गोवा वाले बीच पर ज़रूर जाए। ओके, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी, ध्यान रखिएगा। ओके, जितनी सारी फैक्ट्स मुझे याद आते जाते हैं मैं आपको बताते जाता हूँ। ओके, अब आपका काम है कि आप उसे नोट डाउन करते हो या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारी बातें हो गई गोवा के बारे में। मौका जब मिलेगा ज़िंदगी में कभी, आप उतना अमीर हो जाइए, मेरी भगवान से यही कामना है सब लोग कि गोवा ज़रूर घूम कर आइए। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों का आयोजन किस देश में कराने की घोषणा की है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) has announced to organize the remaining matches of the suspended 14th edition of IPL in which country? आप लोग को याद है पिछले साल भी जब भारत में कोरोना बहुत भयावह स्थिति में था, तब मैचों का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में। तो इस वर्ष भी मैचों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएई में। जितने भी मैच शेष हैं वो सारे का सारा मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएई में, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। ये आईपीएल का 14वां संस्करण है। आपको पता ही था कि अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर से चूँकि इसकी मांग और इसमें इतना सारा पैसा लगा हुआ है और इसमें से आमदनी भी बहुत है, इस कारण से इसको किसी भी कीमत पर करवाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो कब होगा? सितंबर में होगा। बाकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी जब जानकारी हमें मिलेगी तब। ओके, अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेंस सिंगल्स के विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की वुमेन्स सिंगल की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता लुइस हैमिल्टन। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मार्च भुवनेश्वर कुमार। और अप्रैल की बात कर ले तो बाबर आजम। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? कैरोलिना मारिन। और शायद उप विजेता पीवी सिंधु रही है। ओके, यदि आप लोग ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में जो पीवी सिंधु हारी थी, इन्हीं से हारी थी, कैरोलिना मारिन से ही हारी थी। ओके, अब चलिए, ये सारी बातें हो गई 14th एडिशन ऑफ आईपीएल के बारे में आप लोग जान लिए। क्योंकि ये न्यूज़ आप लोग को पता होगा,
क्यों? क्योंकि आप लोग क्रिकेट ज़्यादा देखते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किन राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है? यही बात जब 1 साल पहले की गई थी, जो CAA आई थी ना, CAB पहले आई थी बिल के रूप में, फिर वो CAA हो गई। ओके, तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। और इसमें से किस राज्य में नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। मतलब कि इन 3, 2, 5 पाँचों राज्यों में जितने भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए, ये बात ध्यान देना है कि गैर मुस्लिम शरणार्थी है। ठीक है, इनको भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है। ओके, ये बाकी बातें तो आपको इसके बारे में पता ही होगी, क्योंकि बहुत बार CAA का डिस्कशन किया गया है। अब आइए नागरिकता के बारे में जानते हैं। यदि हम लोग नागरिकता के बारे में बात कर ले तो हमारे संविधान में भाग 2 में, कहाँ? हमारे संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो हमारे संविधान में भाग 2 और आर्टिकल की बात कर ले तो 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। ओके, और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई जो नागरिकता का प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटेन। ठीक है, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि तिहरी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हम सभी भारतीय हैं। ओके, अच्छा, नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। ओके, और नागरिकता के अंत होने के कितने आधार हैं? तो नागरिकता का अंत 3 प्रकार से किया जा सकता है। और ये सारे प्रश्न जितने भी मैं बातें बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। ओके, और जो नागरिकता प्राप्त करने की तरीका है उसके बारे में बात कर लिया जाए थोड़ा सा, तो पहला तो है कि यदि जन्म से, मतलब जो जिनका स्वाभाविक रूप से भारत में जन्म हुआ है वो जन्म से भारतीय हैं। दूसरा, वंश परंपरा से, कि अगर कोई जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो तो 10 दिसंबर 1992 के पहले पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, और 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर, खैर छोड़िए ये सब डाटा में मैं नहीं फंसता हूँ, सिंपल सा समझिए, जन्म से तो होगा ही, वंश के आधार पर कि यदि पिता यहाँ का होगा तो उसको भी मिल जाएगा। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, मतलब यदि मान लीजिए हम नेपाल को अपने में मिला लिए तो नेपाल के सारे लोग पूरा तरह से भारतीय हो जाएंगे। ओके, और फिर पंजीकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसका कुछ क्रिटेरिया है कि ये सारे क्रिटेरिया को यदि फॉलो करेगा तो उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगा। ओके, और एक होता है देशीकरण द्वारा, कि कोई विदेशी व्यक्ति जो 11 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा हो, उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, और भूमि अर्जन द्वारा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ओके, तो ये 5 तरीका थे हासिल करने के। और नागरिकता का अंत होने का जो 3 तरीका है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लिया जाए, तो स्वैच्छिक त्याग से, ठीक है, या फिर बर्खास्तगी द्वारा, मतलब कि हम लोग उसे निकाल दिए कि हाँ भाई अब आप इस देश के नागरिक नहीं हो, या फिर अन्य देश की नागरिकता लेने पर। ओके, और नागरिकता को वापस लेने का प्रावधान क्या क्या है, कि क्या क्या आप काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। बस आप लोग सुनते जाइए, सारी बात लिखना नहीं है। तो संविधान के प्रति आप लोग यदि अनिष्ठा दिखाइएगा तो आपका नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, यदि आप युद्ध काल में शत्रु की सहायता कीजिएगा तो आपका नागरिकता वापस लिया जा सकता है। यदि आपको पाया गया जांच में कि आप गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किए हैं, तब भी आपकी नागरिकता वापस लिया जा सकता है। ठीक है, और यदि आप लगातार 7 वर्ष तक या उससे ज़्यादा समय से देश से बाहर रह गए तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और एक और इसी में दिया हुआ है कि पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता लिया हुआ व्यक्ति को 5 वर्ष के अंदर पहले वाले देश द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दे दी जाए, ठीक है, तब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो मिला जुलाकर नागरिकता से संबंधित सारी बातों को बताया जा चुका है। ओके, सिंपल सा बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 तरीका से आपको नागरिकता मिलेगा और 3 तरीका से आपकी नागरिकता छीन जा सकती है। ओके, आर्टिकल 5 से लेकर 11 संविधान, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता है और संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना चाह रहा है, रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? विच बैंक हैज फाइंड RS 10 crore फॉर लैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस बाय द रिजर्व बैंक
तो रिजर्व बैंक ने अभी हाल फिलहाल में HDFC बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि जो उसकी गाइडलाइंस होती है, जो उसका नियामकीय अनुपालन है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है, उसका बढ़िया तरीके से पालन नहीं कर पा रहा था। कौन? HDFC। ठीक है, इस कारण से 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ओके, इसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला की क्या क्या प्रश्न है। ये सारे प्रश्न तो कई बार रिपीट हुए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन। कब? 1 अप्रैल 1935 में। ओके, और आपको ये भी पता होगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। चलिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में रेपो दर और रिवर्स दर को कौन नियंत्रण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से। ओके, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, क्या वर्तमान में भारत का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये बात आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ओके, हम लोग फाइनली मूव करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि व्हेन इज एंटी टोबैको डे और वर्ल्ड टोबैको डे ऑब्जर्व? तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आज के दिन मतलब कि 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के 1-2 दिन पूर्व आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसे ही आंकड़ा निकाला गया था, एक डेटा आया था क्या, कि भारत में जो है टोबैको के केसेस और बढ़े हैं, टोबैको का यूज़ भी बढ़ा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है नहीं। बाकी आपको तो पता ही होगा टोबैको केसेस में बिहार, यूपी ये सब टोबैको बहुत ज़्यादा यूज करता है, बंगाल भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मई के इम्पोर्टेंट डेज की ओर। तो ऊपर से नीचे तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं मई के सारे दिए हुए हैं, मैं एक बस जल्दी से पढ़ देता हूँ। 1 मई मजदूर दिवस, 2 मई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 3 मई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 5 मई विश्व अस्थमा दिवस, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 मई इम्पोर्टेंट है विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इम्पोर्टेंट है, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 मई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 17 नहीं, 18 मई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20 मई थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 22 मई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 मई विश्व कछुआ दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 मई भी पूछा जाता है बहुत बार राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, और 25 मई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 28 मई वर्ल्ड हंगर डे ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो टोबैको डे है 31 में ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था दोस्तों, एक और प्रश्न है जो कि छूट गया था, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया है। ओके, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब युवा प्रधानमंत्री योजना क्या है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 जो आज़ादी का होना है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसी के अवसर पर युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। किन्हें? जो कवि या लेखक हैं। ओके, अब ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हैं, तो भाई किनको किनको दिया जाएगा तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। चूँकि आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, तो मात्र 75 लोगों को, किन्हें? मात्र 75 लोगों को ये दिया जाएगा। उसके लिए कंपटीशन टाइप की आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसमें से जो टॉप 75 होगा उनको 6 माह तक 50,000 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओके, यही है प्रधानमंत्री युवा योजना। ओके, युवा प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, स्पेशली फॉर पोएट्स एंड ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स, 30 साल से नीचे का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत किसने की है? शिक्षा मंत्रालय। और आप लोग जानते हैं कि 1 साल पहले तक शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री? एस जयशंकर है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मसाला की ओर थोड़ा सा चल लेते हैं, देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्या है। किस राज्य सरकार ने 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? महाराष्ट्र द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना, ऊपर चर्चा की जा चुकी है? उत्तराखंड। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो बिहार के आरा जिले से। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। तो विच स्पेस एजेंसी मार्स मिशन इज टू एक्सप्लोर एरियल स्काउटिंग फॉर बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स?
तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने सही दिया है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो USA था। ओके, आप लोग भी इसी तरह से उत्तर दिया कीजिए। जो लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं किसी तरह से गूगल से ही सर्च करके दिया कीजिए। ओके, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है अगला नाम आपका भी इधर हो। ओके दोस्तों, तो जितने भी लोग आंसर दिए उन लोगों को हमेशा ऑल द बेस्ट। हमेशा इसी तरह उत्तर देते रहिए। ओके, और सभी जगह छा जाइए। अब आपकी बारी भी आ गई है छाने की। कैसे? क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने हाजिर है। प्रश्न क्या है? रोड मैप 2030 जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो भारत ने किस देश के साथ अपनाया है? आपके ऑप्शन है चाइना, USA, UK, जापान। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊपर 2-3 प्रश्न और पूछे गए हैं, उसका भी उत्तर दीजिए। आपके सारे उत्तर का इंतज़ार रहेगा। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। समय समय पर हाथ सैनिटाइज करिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाकर चलना है। ओके, बाकी अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा। मैं शिवम फिर से मिलूँगा। जय हिंद, बाय।